हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2024 के लिए रागा का एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व करवाने वाला हूं। दोस्तों, यह मॉक टेस्ट बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है और इसमें जो क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं उसका भी लेवल एग्जैक्ट एग्जाम के जैसा ही है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और हमारे साथ आप भी इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते चलो। मॉक टेस्ट समाप्त होने के बाद कमेंट करके बताना कि आज आपने 30 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपने अगर अभी तक एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इंडियन एयरफोर्स एग्जाम से रिलेटेड जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में हुआ, यह किसके मध्य में लड़ा गया था। दोस्तों, तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इसके अलावा दोस्तों, 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। तो आपको यहाँ पर ईयर याद रखना है और दूसरा युद्ध भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही लड़ा गया था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि मनुष्य के जो आंसू होते हैं यानी कि टीयर्स, इनमें कौन सा पदार्थ घुला रहता है। दोस्तों, मनुष्य के आंसू में सामान्य नमक होता है यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सामान्य नमक, जिसे और आप दूसरे नाम से जानते हो सोडियम क्लोराइड के नाम से, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, Na आपका हो गया सोडियम और Cl क्लोराइड हो गया, तो दोनों को मिलकर ये बना हुआ है, इसलिए हम इसे सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि 1857 के गदर या फिर क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों, 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ उस समय भारत के गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड कैनिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। निम्नांकित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दोस्तों, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आया है, इस रिपोर्ट के मुताबिक कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जबकि भारत का कोयले के उत्पादन में सेकंड नंबर पर पोजीशन आता है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है 5 नंबर। किस राज्य की सीमा चीन देश से जुड़ी हुई है। देखिए दोस्तों, चीन देश से अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके अलावा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम, ये तीनों स्टेट ऐसे हैं जिनसे चीन की सीमाएं जुड़ती है। साथ ही में दोस्तों, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैकमोहन जो लाइन है वो किन दो देशों के बीच की लाइन है। तो दोस्तों, ये जो मैकमोहन लाइन है वो आपकी इंडिया और चाइना के बीच की लाइन है, इसे आप लोग याद रखना। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। देखिए दोस्तों, जो आपकी राष्ट्रीय जनगणना होती है वो प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर होता है। सबसे पहले 1872 में भारत में जनगणना करवाया गया था और उस समय के वायसराय थे लॉर्ड मायो। फिर इसके बाद दोस्तों, अगला जनगणना हुआ 1881 ईस्वी में और इसी साल से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर अभी तक आपकी जनगणना होते आई है। लास्ट टाइम 2011 में जनगणना हुआ था, लेकिन 2021 में कोविड की वजह से फिर से नहीं हो पाया है, जो कि अभी तक पेंडिंग है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 7 नंबर। हाल ही में अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है। दोस्तों, यह खिताब जीता गया भारत के द्वारा और किसके बीच में मैच हुआ था, तो फाइनल मैच हुआ था बांग्लादेश के बीच में, जिसमें भारत ने बांग्लादेश को हरा करके यह खिताब अपने नाम कर लिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 8 नंबर। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। दोस्तों, यह जो राष्ट्रीय पार्क है वो स्थित है असम में और ये पार्क फेमस किस लिए है। तो दोस्तों, ये पार्क फेमस है वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए, यानी कि एक सींग वाले गेंडे के लिए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या होता है। देखिए दोस्तों, आकाश हमें नीला दिखाई देता है, इसके पीछे का रीजन है कि वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि जो कण होते हैं इनके द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन हो जाता है, यानी कि जो सनलाइट है वो स्कैटर हो जाता है और इसी वजह से हमें ये ब्लू कलर में दिखाई पड़ता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन 10 नंबर है। इंसुलिन की खोज किसने की थी। दोस्तों, इंसुलिन की खोज की गई थी फ्रेडरिक बेंटिंग के द्वारा। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में, मैं यहां पर 1 मिनट पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। वर्तमान में जगन और
बाला की आयु का अनुपात 4:5 है। 8 वर्षों के बाद जगन की आयु 28 साल हो जाएगी। तो बताइए कि वर्तमान में बाला का आयु क्या है। देखिए, दो व्यक्ति हैं, एक है जगन और एक है बाला। दोनों की वर्तमान आयु का रेशियो है 4x और 5x। क्वेश्चन में कह रहा है कि जगन आज से 8 साल बाद हो जाएगा 28 साल का। तो बताइए कि बाला का प्रेजेंट एज क्या होगा। तो जगन अभी है 4x का, अगर इसमें 8 साल और हम जोड़ देते हैं तब इसका जो एज है वो 28 हो जाएगा। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 20 और x बराबर 5 हो जाएगा। दोस्तों, अगर x का वैल्यू 5 है तो हम बता सकते हैं कि वर्तमान में जगन और बाला की आयु क्या है, 20 साल है और 25 साल है। दैट मीन्स कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को बाला का वर्तमान आयु पूछा था। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है 12 नंबर। एक शर्ट का सूची मूल्य 440 रुपए है और एक ग्राहक इसके लिए 396 रुपए का भुगतान करता है। तो बताइए कि छूट की दर क्या होगी। देखिए, ऑब्जेक्ट का जो मार्क्ड प्राइस है वो है दोस्तों 440 रुपया और इसके अलावा ग्राहक भुगतान करता है 396 का, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑब्जेक्ट का हो गया 396। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कितने का डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट रुपीज में कितने का मिला है, तो 40 रुपये इधर का और 4 रुपये इधर का, यानी कि 44 रुपये का डिस्काउंट मिला है। इसी का हमें परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस्ट प्राइस डिवाइड करेंगे। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 440 रुपये। ये कटेगा 10 टाइम्स में और ये इधर से कटेगा 10 टाइम्स में, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो छूट की दर है वो 10% की है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। एक वृत्त और एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है। वर्ग की एक भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, दो चीजें दी गई है, एक है सर्कल और एक है स्क्वायर। दोनों का जो एरिया है वो इक्वल है। तो आपको बताना है कि स्क्वायर का साइड और सर्कल का रेडियस का जो रेशियो है वो क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, सर्कल का एरिया क्या होता है πr² और स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर। साइड यहाँ पर हमने ए ले लिया है, तो इन्हीं दोनों का जो एरिया है वो इक्वल है ना, यानी कि हम कह सकते हैं कि πr² बराबर क्या हो जाएगा हमारा a² हो जाएगा। ये कंडीशन हमें ऑलरेडी दिया गया है। हमें रेशियो निकालना है कितना, रेडियस एंड साइड का। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, क्रॉस मल्टीपल अगर हम करेंगे तो r² बटा a² इधर हो जाएगा और इधर केवल पाई चला जाएगा। तो r बटा a क्या हो जाएगा, r बटा a हो जाएगा √π और नीचे कुछ नहीं है तो 1 हमने यहाँ पर लिख दिया। तो सर्कल का जो रेडियस है और स्क्वायर का एरिया है दोनों का अनुपात √π/1 हो जाएगा। दैट मीन्स कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों कि स्क्वायर का साइड का और रेशियो। तो अगर स्क्वायर का ऊपर पूछा था सर्कल का नीचे, तो इसका जस्ट रिवर्स कर देंगे, 1/√π हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। Among 3 numbers, the first is twice the second and thrice the third. If the average of the 3 numbers is 49.5, then find the difference between first and third number. 3 नंबर दिए गए हैं जिनमें से कहा गया है कि जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का दुगना है और तीसरे नंबर का तिगुना है। तो मान लीजिए कि थर्ड नंबर हमारे पास क्या है, थर्ड नंबर हमारे पास यहाँ पर x दिया गया है। तो इस हिसाब से फर्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, इसका 3 गुना होना चाहिए और सेकंड नंबर क्या होना चाहिए। कंडीशन दिया गया है कि जो पहला नंबर है वो सेकंड नंबर से दुगना है, तो इसका आधा करके लिख देंगे हम यहाँ पर 1.5x। अब दोस्तों कह रहा है कि इन तीनों नंबर का एवरेज कितना है 49.5। अगर 3 नंबर का एवरेज इतना है तो हम 3 से मल्टीप्लाई करके इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि है 148.5। अब इन तीनों को ऐड कीजिए तो x + 3x + 1.5x, इसका जो वैल्यू है 148.5 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5.5x = 148.5। तो x = क्या हो जाएगा 148.5/5.5। 11 से 5 बार में 135 बार में 27 बार में, यानी कि दोस्तों x का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले और तीसरे नंबर का डिफरेंस बताइए। तो पहला नंबर x है और तीसरा नंबर 3x है, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 2x। 2x बराबर अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो क्या होगा, x का जगह 27 है ना, तो 2 गुना 27 कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 54। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। यदि 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 70 आदमी 24 दिनों में उस काम का कितना हिस्सा पूरा करेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे man1 × d1 × hour1
डिवाइडेड बाई वर्क 1 इक्वल टू मैन 2 इंटू डे 2 इंटू आवर 2 डिवाइडेड बाई वर्क 2। अब मैन 1 क्या हो जाएगा, मैन 1 हमारा ऑलरेडी दिया गया 90 आदमी जो कि 12 घंटे काम कर रहा है और 16 दिनों को तो काम कर रहा है और एक कार्य को कंप्लीट कर रहा है। तो अब कहा गया कि 8 घंटे प्रत्येक दिन काम करके 70 आदमी 24 दिनों में कितने पार्ट कार्य को कंप्लीट करेगा। क्रॉस मल्टीपल कर दो तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 गुना 70 गुना 24 और ये वाला पार्ट हमारा नीचे आ जाएगा यानी कि 90 गुना 12 गुना 16। 12 से ये कटेगा 2 बार में, 2 से ये कटेगा 8 बार में, 8 से 8 कट गया, 0 से 0 कट गया। तो x का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों 7/9 यानी कि दोस्तों इतने दिन काम करने के बाद 7/9 कार्य यहाँ पर कंप्लीट होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में 6:3:2 में 30.8 रुपए हैं, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। देखिए 1 रुपीज क्वाइन है, 50 पैसा का क्वाइन है और 10 पैसा का क्वाइन है। रेशियो कितने का है 6:3:2 का। तो अगर 1 रुपए का 6 क्वाइन है तो यहाँ पर इंटू 1 हो जाएगा। अगर 50 पैसे का 3 क्वाइन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 पैसे को हम कैसे लिखेंगे, 50 गुना 3 करेंगे तो 1.5, इसको भी रुपीज में कन्वर्ट कर लिया और एक कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। 10 गुना 2 20 पैसा होता है ना, और 20 पैसा को रुपीज में लिखेंगे तो 0.2, तो ऐड करेंगे तो 6 रुपया, 1.5 रुपया और 0.2 रुपया, ये किसके बराबर है 30.8 के बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7.7 x बराबर 30.8। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों 30.8 बटा 7.7, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 11 से 7 बार में, 11 से 8 बार में, 7 से 4 बार में कटेगा, यानी कि दोस्तों x का वैल्यू 4 आ गया। हमसे पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 50 पैसे का जो सिक्का है वो 3x का रेशियो में है, तो x की जगह पर हम यहाँ पर 4 पुट कर देंगे तो 12 हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है। एक नाव धारा के प्रतिकूल 8 घंटे में 40 किलोमीटर और धारा के अनुकूल समान दूरी 5 घंटे में तय करती है, तो स्थिर जल में नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो अप स्ट्रीम चल रहा है नाव 40 किलोमीटर 8 घंटे में, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर इसका अप स्ट्रीम हो गया। सिमिलरली डाउन स्ट्रीम में कितना चल रहा है 40 किलोमीटर चल रहा है 5 घंटे में, यानी कि यहाँ पर इसका जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर हो गया। हमें निकालना है स्पीड ऑफ बोट, तो स्पीड ऑफ बोट निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। अप स्ट्रीम 5 डाउन स्ट्रीम 8 डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 13/2 यानी कि 6.5 किलोमीटर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन 18 नंबर है। यदि x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई बराबर 11/1 है तो इस इक्वेशन का मान बताइए। देखिए x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई बराबर क्या है 11/1, तो क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 11x माइनस 11y, तो ये 11x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -12x इक्वल टू -11y माइनस y। तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू देखोगे इन दोनों का दोस्तों, तो वैल्यू आएगा सोल्व करने के बाद कितना, सॉरी यहाँ पर -10x हो जाएगा, नहीं घटने के बाद, तो -10x इक्वल टू -12y, माइनस माइनस कट गया, तो x बटा y का वैल्यू क्या हो जाएगा 12/10 यानी कि 6/5। ये हो गया हमारा x और y का वैल्यू। अब इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। सबसे पहले क्या है 5x है ना, यानी कि 5 × 6 प्लस 3y है, तो 3 × 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 2y यानी 6 - 2 × 5, तो ऊपर क्या हो जाएगा 30 प्लस 45 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 6 - 10 यानी कि -4। तो यहाँ पर वैल्यू आएगा दोस्तों आपका -45/4, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। 9 - 2 ब्रैकेट x - 5 बराबर x + 10 है, तो x का वैल्यू बताइए। देखिए 9 - 2 × x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 10 हो जाएगा क्योंकि -2 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +10 होगा, इक्वल टू x + 10 है, तो 10 से तो 10 कैंसिल हो गया। 9 - 2x इक्वल टू x है, तो 9 बराबर क्या हो जाएगा x + 2x, तो 9 इक्वल टू हो जाएगा 3x और x बराबर यहाँ से 3 आ जाएगा। x का वैल्यू आपको बताना था, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। अ बैट्समैन स्कोर्ड 110 रन्स which included 3 boundaries and 8 sixes
व्हाट परसेंट ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक वाई रनिंग बिटवीन द विकेट्स। देखिए एक क्रिकेटर है जो 110 रन बनाता है, जिसमें से 3 उसने बाउंड्री लगाई, दैट मीन्स कि 12 रन तो बाउंड्री से आया होगा, और 8 इसने सिक्सेस लगाए, यानी कि 48 रन यहाँ पर 6 से आया होगा। तो 60 रन तो उसने टोटल कितने लगा लिए, 4 और 6 मार्कर लगा लिए। हमें बताना है कि रन्स कितने लिए, तो रन्स कितना लिया होगा, 110 में से 60 घटा दो यानी कि 50। इसी का आपको परसेंटेज निकालना है, किसके कॉन्टेक्स्ट में, टोटल स्कोर के कॉन्टेक्स्ट में। तो शून्य से शून्य कैंसिल हो गया, 500/11% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, अब रीजनिंग वाला क्वेश्चन। रीजनिंग में कह रहा है कि एक पंक्ति में 5 घर हैं ए बी सी डी ओ, ए बी की दाईं ओर है। चलो मैं यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। मान लो इस प्रकार से 5 घर है, कह रहा है कि ए इज राइट साइड ऑफ बी। मान लो कि बी कहीं पर भी बैठा होगा, इसके राइट साइड में क्या होगा, ए बैठा होगा कहीं पर भी। फिर कह रहा है कि एंड लेफ्ट साइड ऑफ सी, जो ए है वो किसके लेफ्ट में है, सी के लेफ्ट में है, यानी कि इधर कहीं पर भी सी बैठ रहा होगा। फिर कह रहा है कि ओ इज इन द राइट साइड ऑफ ए। अब ए के राइट में ओ यहां पर भी हो सकता है, ओ यहां पर भी हो सकता है, ये मुझे अभी पता नहीं है। और क्या कह रहा है, बी इज राइट ऑफ डी, ये जो बी है वो किसके राइट में है, तो डी के राइट में है। तो बताइए कि मिडिल में कौन बैठेगा, तो यहां पर डी बैठ गया, यहां पर बी बैठ गया, यहां पर ए बैठ गया। फिर इसके बाद या तो यहां पर सी बैठेगा तो यहां पर ओ बैठेगा, या फिर यहां पर ओ बैठेगा तो यहां पर सी बैठेगा। 2 कंडीशन हमारे पास निकल कर आ रहा है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मिडिल में कौन बैठा है, तो मिडिल में कौन बैठ रहा है वो तो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है ना। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ए व्यक्ति जो है वो मिडिल में बैठेगा। अगर आपसे पूछता है इसके साइड वाला आंसर, तब आपका आंसर जो है वो पॉसिबिलिटी में बनता, क्योंकि कंफर्म नहीं हो रहा है कि ओ और सी का पोजीशन कहां पर दिया गया है। लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में पूछा है उसका पोजीशन तो मुझे कंफर्म था, तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका कंफर्म हो गया ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। यहां पर आप सभी को बताना है कि इस सीरीज में अगला टर्म कौन सा होगा। देखिए बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सीरीज है, 19, 26, 45, 71, 116 और क्वेश्चन मार्क है। अगर आप देखोगे तो 19 और 26 के बीच में कितने का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 7 का डिफरेंस है। 26 और 45 के बीच में 19 का डिफरेंस है, 45 और 71 के बीच में 26 का डिफरेंस है, और 71 और 116 के बीच में 45 का डिफरेंस है। अब इसके बाद हमारा कौन सा नंबर आएगा, तो इससे अगर आप देखोगे तो कुछ भी पता नहीं चल रहा, इसलिए हम इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो 7 और 19 के बीच में 12 का गैप है, 19 और 26 के बीच में 7 का गैप है, 26 और 45 के बीच में कितने का गैप है, 19 का गैप है। अब आपको सीरीज समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, 12 और 7 जोड़ करके 19 हो रहा है ना, जो कि हम अगला टर्म लिख रहे हैं। तो इसके बाद जो अगला टर्म लिखेंगे वो 7 और 19 जोड़ करके होगा, यानी कि 26। और ये 26 किस में जोड़ना है, 45 में जोड़ना है ना। तो 6 5 11 और 4 तो 6 1 7, 71 हमारा अगला सम होना चाहिए 116 में। तो 6 1 7, 7 1 8 और 1, 187 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों जब भी इस तरह के नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन हो, आपको अगर एक सीरीज लिखने के बाद समझ में नहीं आ रहा कि क्या कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, तो इसका डबल डिफरेंस लिखना। अगर इससे भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर आप इसका भी डिफरेंस लिख सकते हो इस प्रकार से, ठीक है ना। अब इसमें लिखोगे तो देखो 12 जो है वो यहाँ पर आ गया, 7 यहाँ पर आ गया, तो 19 आपका अगला टर्म में आ जाएगा। इसमें 19 जोड़ोगे तो 9 6 15, 2 1 3 1 4 45, फिर से वही टर्म आपका यहाँ पर भी आ रहा है ना। तो इस तरह से आप इसके 2 या 3 स्टेप लिख देना, इसके बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 17 @ a = 8 है, 9 @ 1 = 4 है, और 6 @ 4 = 1 है, तो बताइए कि 8 @ 2 = क्या होगा। देखिए 17 में से अगर आप -1 कर दोगे तो क्या होगा, 16 बचेगा, और 16 का आधा करोगे तो 8 आ जा रहा है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। सिमिलरली 9 में से 1 को माइनस करोगे तो क्या होगा, 8 आएगा, और 8 का हाफ अगर कर दोगे तो 4 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से 6 में से 4 को घटाओगे तो 2 आएगा, और 2 का अगर हाफ कर दोगे तो 1 आ जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा इस इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा, 8 - 2, दैट मीन्स कि 6, और 6 का हाफ करेंगे तो 3 आएगा। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन भी आपको हर एक शिफ्ट में एक देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि m डिवाइड को डिनोट करता है, n गुना को डिनोट करता है, o प्लस को और p माइनस को, तो इस इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा। सारी चीजें यहां पर पुट करते जाएंगे। सबसे पहले 2 है, o 3 है, लेकिन o को हम क्या कह रहे हैं, प्लस कह रहे हैं ना, तो हम +3 लिखेंगे।
फिर P6 है ना, लेकिन P का वैल्यू क्या है, माइनस है तो -6 लिख दिया हमने। फिर है N3, N का मतलब गुना है तो गुना 3 कर दिया। फिर है M6, M का मतलब डिवाइड है तो डिवाइड में हम क्या करेंगे, 6 लिख देंगे। फिर है उसके बाद P5, P का मतलब माइनस है तो -5 कर दिया, और O9 है, O का मतलब प्लस है तो हमने यहाँ पर 9 कर दिया। 6 से 6 कैंसिल होगा तो 2 + 3 -3 -5 + 9, 9 2 11, और 11 3 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। माइनस में क्या हो जाएगा, 3 और 5 8, तो इन दोनों को माइनस करने के बाद 6 आएगा। दैट मीन्स कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। यहाँ पर आप सभी को मीनिंगफुल सीक्वेंस में अरेंज करना है। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन हाल ही में जो इनटेक 2024 एग्जाम हुआ है ना, उसमें पूछा गया था, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन इस प्रकार का इंक्लूड किया है। सबसे पहले देखिए क्या आएगा, पहले नंबर पर आ जाएगा क्राइम, यानी कि कोई घटना घटित हुई हो, कोई क्राइम हुआ हो। जैसे ही क्राइम होगा तो वहां पर कौन पहुंचेगा, पुलिस। अब पुलिस क्रिमिनल को पकड़ करके जज के सामने पेश करेगा, तो जज अपना जजमेंट सुनाएगा और फिर उसे पनिशमेंट मिलेगी। तो ये रहा इसका सही अरेंजमेंट। ये आएगा पहले नंबर पर, फिर ये दूसरे नंबर पर, जज तीसरे नंबर पर, जजमेंट चौथे नंबर पर, और पनिशमेंट आपका 5वें नंबर पर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। वीमेन, मदर्स एंड इंजीनियर्स, इन तीनों का वेन डायग्राम आपको बताना है। दोस्तों अगर आपने इंटेक 2024 एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपका ऐसा वेन डायग्राम का आ ही रहा था, जिसमें आपके 3 टर्म दे दिए गए थे और इन तीनों के बीच में वेन डायग्राम बनाना था। तो देखिए इसका कैसे बनेगा। एक हमने बना लिया वुमेन का वेन डायग्राम। अब जो मदर्स है दोस्तों, मदर्स तो हमेशा कहां पर आएगी, वुमेन के अंदर ही आएगी ना। लेकिन जो इंजीनियर है वो क्या हो सकता है, वो वुमेन भी हो सकता है, मेन भी हो सकता है, मदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इंजीनियर का हम ऐसा बनाएंगे जिसमें कुछ पार्ट वुमेन में हो, कुछ पार्ट मदर में हो, और कुछ पार्ट बाहर हो, जो कि इन सभी के अलावा अलग वाला होगा। तो ये हमारा हो जाएगा इंजीनियर का। कुछ इस प्रकार से आप सभी का वेन डायग्राम बनने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, Y इज इन द ईस्ट ऑफ X। मैं यहाँ पर ड्रॉ ही करते चलता हूँ डायरेक्ट। ये हमारा डायरेक्शन हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो Y कहाँ है, X के ईस्ट में है। मान लो कि X यहाँ पर है तो Y इसके ईस्ट में यहाँ पर हो जाएगा। विच इज नॉर्थ ऑफ Z, जो X है ना वो हमारा Z के नॉर्थ में है। इफ P इज इन साउथ ऑफ Z, Z से भी साउथ में क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। तो बताना है कि P जो है वो Y से किस डायरेक्शन में है। तो Y से इस डायरेक्शन में है ना, और ये वाला डायरेक्शन क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा साउथ वेस्ट। क्वेश्चन में कुछ क्या पूछ रहा है, देन इन विच डायरेक्शन इज ऑफ P इज Y। सॉरी यहाँ पर मैंने थोड़ा उल्टा आपको बता दिया। क्वेश्चन में कह रहा है कि P के किस डायरेक्शन में Y है, तो P के ऊपर की ओर है ना, और ऊपर वाला डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट का होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सही डायरेक्शन इसका क्या है, सही डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। सो गाइज इसके बाद सॉरी गाइज, यहाँ पर जो मैंने फिगर वाले क्वेश्चंस इंक्लूड किए थे वो शायद सेव नहीं हो पाया है, इस वजह से स्लाइड यहीं पर समाप्त हो चुका। नेक्स्ट जो मॉक करवाऊंगा उसमें आपको मैं फिगर वाले क्वेश्चंस यानी कि जो नॉन वर्बल के क्वेश्चंस होते हैं उसके भी 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। सो गाइज ये रहा आज आपका रागा का मॉक टेस्ट। आप लोग अगर कमेंट करके बताओ कि आज आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। इसके अलावा दोस्तों आगे भी मैं आपको इसी तरह की इनटेक 2024 के लिए क्लासेस उपलब्ध करवाते रहूंगा, तो आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा दोस्तों कल मैंने एक जीके और साइंस का नया वीडियो अपलोड किया है इस नए इनटेक के लिए, तो वो भी आप सभी लोग देख लेना। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या फिर उसका जो वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सो गाइज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।